वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज डिफेंस डिविजन। आई एम आर श्री सोलंकी और आज इस लेक्चर की मदद से हम जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट कोप समिट्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कोप 1 टू द प्रेजेंट कोप 30। कोप 30 हो रहा है बेलेम ब्राज़ील में। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोप्स की शुरुआत हुई कैसे। कोप, जिसे COP और जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 1992 में अर्थ समिट में हुई। रियो दे जनेरियो में ये अर्थ समिट कमेंस हो रहा था, जहां पर UNFCCC साइन हुआ। UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके ही मदद से आज तक के जितने भी COPs हैं ये रेगुलेट और एग्जीक्यूट होते आए हैं। COP 30 जो है, जो भी बेलेम ब्राज़ील में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो COP पुराने COP से अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि इस कोप 30 का कमेंसमेंट जनरली जो तरीके होते हैं उनसे बहुत अलग तरीके से हो रहा है। जो 29th कोप था 2024 में, जो अजरबैजान बाकू में हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशंस को डर था कि USA अगर विड्रॉ कर लेगा कोप से या पेरिस एग्रीमेंट से, तो USA से मोटिवेट होकर बाकी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज भी हिस्सा नहीं लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, इन्होंने फिर से पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया और कोप में अपने पार्टिसिपेशन से इनकार कर दिया। USA से मोटिवेट होकर बहुत सारी वेस्टर्न और रिच कंट्रीज इस कोप के मेंबरशिप में नहीं आई, पर वहाँ इंडिया था और इंडिया ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हाथ से नहीं जाने देता। जब भी कोई बात बिगड़ रही होती है तो इंडिया हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है उसे संभालने के लिए, और इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया लेड बाय ब्रिक्स इस पूरे समिट का कमेंसमेंट कर लेगी। सो अभी भारत और ब्रिक्स के जितने भी सदस्य हैं वो कोप की जितनी भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें रेगुलेट कर रही हैं। कोप में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हो सकता है हमें पेरिस एग्रीमेंट को वापस से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया ने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट को आपको रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट आर्किटेक्ट है दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन रेगुलेट हो रहा है और जितना भी उसमें सक्सेस हमें प्राप्त हो रही है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन से, जो कि डिस्कस करेगा सारे कोप्स जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली कोप जो कि हुई थी 1992 में फ्रेमवर्क साइन होने के बाद 1995 बर्लिन जर्मनी में। सो कोप 1 was conducted in Berlin, Germany। इसे लॉन्च किया गया था फॉर्मल नेगोशिएशंस के लिए, एक क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये कोप हो रहे हैं दुनिया भर में जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसे रेगुलेट करने के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और एग्रीमेंट इस कोप में अलग अलग डिविजन्स में साइन हुए हैं इन मल्टीपल कोप्स दैट विल बी डिस्कसिंग अहेड। तो कोप 1 जो है ये सबसे पहला कोप था जहाँ पे एक बेसिक क्लाइमेट एक्शन को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। इसी के साथ यहाँ पर बर्लिन मैंडेट अडॉप्ट किया गया, जिसने एक रास्ता बनाया उन कमिटमेंट्स के लिए जो कि डेवलप्ड कंट्रीज पर लागू होंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं के कारण आज का मेजर पोल्यूशन हो रहा है। आज की दुनिया में ये जो भी हमें रिपरकशंस देखने को मिल रहे हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले साल या उसके पिछले साल बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ था। ये इसीलिए है क्योंकि सेंचुरीज पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो जितने भी आज की डेवलप्ड कंट्रीज थी जो उस समय इंपीरियलिस्ट कॉलोनीज थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मास लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रैक्टिस किया, बहुत मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग किया, बहुत इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इन्होंने एमिशंस, स्मोक, टॉक्सिकेंस एटमॉस्फेयर में इंडक्ट कर दिए, जिसके कारण आज हम रिपरकशंस देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ग्लोबल सी वाटर लेवल राइजिंग, इसी के साथ हम देख रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्टिंग, इसी के साथ हम देख रहे हैं ग्रीन कवर वैनिश होते हुए, हम देख रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फौना धरती के फेस से गायब होते हुए। Many have become extinct, vulnerable, rare or endangered, and many have just wiped out of themselves from the face of the earth because of these climatic changes that have been induced thanks to all of the developed countries। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के जितने भी एक्शंस है उनका हर्जाना या भुगताना क्यों भरे? इनके एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर आना चाहिए, और इसीलिए क्लाइमेट एक्शन का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड देशों पर ही आया, और इसीलिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के जितने भी रेगुलेशंस हैं ये भी डेवलप्ड कंट्रीज पर ही लागू होते हैं। तो आगे देखते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा सीओपी या कोप है वो है कोप 3। कोप 3 हुआ था 1997 में। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये क्योटो जापान में हुआ था और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। तो अगर आपसे सवाल आता है कि किस कोप समिट में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था, दैट वाज कोप 3। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हमने एमिशंस को बाइंड किया था और हमने बात की थी किस प्रकार हम एमिशंस रिड्यूस करेंगे, जिससे डेवलप्ड देशों को टारगेट दिया गया कि भैया आपने अभी तक जितना भी एमिशन कर लिया है अब आप इसे रेगुलेट करें और इसे रिड्यूस करें। अगला जो कोप इंपॉर्टेंट है वो है कोप 6। साल 2000 में हुआ था द हेग नेदरलैंड में और 2001 बॉन जर्मनी में। तो इसके मेन नेगोशिएशन ये थे कि जितना भी क्योटो प्रोटोकॉल के अलग अलग एग्रीमेंट्स अडॉप्ट किए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन चेक किया गया था कि आर दे इम्प्लीमेंटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। इसी के साथ कॉम्प्रोमाइजेस की बात हुई थी जो कि रीच हुए थे हमारे बॉन्ड और कार्बन क्रेडिट्स में। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीओपी वॉज कोप 7 जो कि साल 2001 में हुआ माराकेच मोरक्को में। इसके अंतर्गत माराकेच अकॉर्ड्स फाइनलाइज हुए थे। तो अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि माराकेच अकॉर्ड्स किस कोप में अडॉप्ट किए गए, सो दैट वाज कोप 7 फाइनलाइज करने के बाद। इसी के अंदर क्योटो रूल्स भी हमने फाइनलाइज और क्लैरिफाई किए। कोप 13 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोप है जो कि 2007 बाली इंडोनेशिया में हुआ। इसके अंतर्गत हमने बाली रोड मैप अडॉप्ट किया जो कि नए नेगोशिएशंस ट्रैक कर रहा था फ्यूचर के ग्लोबल एग्रीमेंट्स के लिए। कोप 15 जो कि साल 2009 में कोपेनहेगन में हुआ, ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसी समय सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस की बात हुई थी और इसी समय बेसिक का भी फॉर्मेशन हुआ था। बेसिक क्लाइमेट एक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत बी फॉर ब्राज़ील, ए एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना मेंबर्स हैं। यानी कि ये सभी वो देशों का संगठन है जो कि डेवलपिंग देश है और जो डेवलप्ड देशों के क्लाइमेट रिपरकशंस का भुगतान आज कर रहे हैं। क्योंकि डेवलप्ड देशों ने इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशन डेवलपिंग देशों को आज भुगतना पड़ रहा है। उन्हीं के कारण डेवलपिंग देशों पर एक अपर कैप लगा हुआ है फॉर एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड कार्बन एमिशन। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर इकोनॉमी को हमें स्टेबल और डेवलप्ड करना है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इज द ओनली वे टू गो। लेकिन आज डेवलपिंग देशों के हाथ बंधे हुए हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से, बिकॉज दीज मैन्युफैक्चरिंग जनरली इमिट दीज कार्बन एमिशंस विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। अब क्योंकि हमारे हाथ बंद गए हैं और हम इतनी स्पीड से डेवलपिंग टू डेवलप प्रोग्रेस नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इन कोप समिट्स के थ्रू कहा डेवलप्ड देशों को कि अब आपको इन डेवलपिंग देशों को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसे देना पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द डैमेज यू डिड इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है जहाँ $100 बिलियन का प्रॉमिस किया गया था, एक टारगेट दिया गया था 2 डिग्री सेल्सियस का कि भैया $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंसिंग हर साल 2020 तक प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए, लेकिन कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं प्रोवाइड किया था। लेकिन इन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट जरूर सेट किया था फॉर ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग। इसी के साथ हम बात करते हैं कोप 16 जो कि साल 2010 में कैंकन मैक्सिको में हुआ। इसके अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड का स्थापना हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस कोप के तहत हुई और एमिशन रिडक्शन प्लेजेस कब फॉर्मलाइज किए गए, तो दैट वाज कोप 16। कोप 17 जो 2011 में हुआ डरबन साउथ अफ्रीका में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू नेगोशिएशंस लॉन्च हुए थे यूनिवर्सल क्लाइमेट एग्रीमेंट के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कोप 21 जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये साल 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ और इसी के अंतर्गत हमने पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का एक टारगेट सेट किया और हमने सोचा कि सबसे पहले तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखते हैं, बट अगर वो एक्सटेंड भी हो रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वो एक्सटेंड ना हो। ठीक है, इसी में हमने यूनिवर्सल एमिशन कटिंग कमिटमेंट्स NDCs भी अडॉप्ट किए, है ना। आगे देखिए बच्चों, कोप 24 जो है ये साल 2018 में कैटोविस पोलैंड में हुआ जिसने पेरिस एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन देखा। इसी के साथ इसने रूल बुक लॉन्च की जो कि कार्बन मार्केट रूल्स के बारे में डिबेट करती है।
कोप 26 ग्लासगो यूके में हुआ साल 2021 में, जिसमें ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट अडॉप्ट हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट किस स्कोप में अडॉप्ट हुआ, तो दैट वाज स्कोप 26। इसी के अंतर्गत 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट को रीअफर्म किया गया और कहा कि भैया कोल और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करिए, क्योंकि कोल और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के ज़्यादा होने के कारण ही कार्बन एमिशंस रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ एनडीसीज की हमारी यहाँ पर एम्बिशन को लेकर बातचीत हुई कि भैया आप हर देश की तरफ से अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बताइए कि आप किस प्रकार से टारगेट सेट कर रहे हैं, आपका देश किस प्रकार से अपनी तरफ से कार्बन रेगुलेशंस पर एक्ट कर रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कंट्रोल कर रहा है वाया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। कोप 27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, इसमें हमने लॉस एंड डैमेज फंड की स्टैब्लिशमेंट की। आपसे पूछ सकते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड किस कोप के अंतर्गत स्थापित हुआ, तो ये हुआ था कोप 27 साल 2022 में स्थापित, जो कि इजिप्ट में कमेंस हुआ था। कोप 28 अगला इंपॉर्टेंट कोप है जो कि 2023 में दुबई यूएई में हुआ था। ये पहला कोप था जिसने ये डिसीजन फाइनलाइज किया था कि हमें फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना है और हमें रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा कोप है जिसने ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल का डिसीजन लिया था, दैट वाज कोप 28। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कोप 29 जो कि हुआ था अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान के बाकू में ये जो कोप 29 हुआ था, इस समय यूनाइटेड नेशन के इलेक्शंस हुए नहीं थे। यूनाइटेड नेशन के इलेक्शन इस साल की शुरुआत में देखे गए जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने आते से ही यूनाइटेड नेशन का ये जो पेरिस एग्रीमेंट था, इससे विड्रॉ कर लिया, WHO से विड्रॉ कर लिया, और वो WTO के रूल्स भी कुछ खासा फॉलो करते नहीं हैं। अब क्योंकि इन्होंने इस पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है और वो डेवलप्ड कंट्री है, ऐसी डेवलप्ड कंट्री जिसे बहुत सारे देश लुक अप टू करते हैं और जिससे मोटिवेट होते हैं, तो यह एक दिक्कत है फॉर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो अगर देखेंगे कि यूएसए ही ये सारे मैंडेट्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें। यूएसए डेवलप होने के बाद अगर इन मैंडेट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम डेवलपिंग फेज में इन मैंडेट्स को फॉलो करके खुद का नुकसान क्यों करें। तो ये देखने में बहुत छोटी सी चीज़ लग सकती है, लेकिन इस छोटे से एक्शन से बहुत बड़े मैसिव डिजास्टर रिपरकशंस हमें देखने को मिलता है। अभी हाल ही में ग्रीन हाउस गैस और कार्बन एमिशंस की जो रिपोर्ट आई हैं, उनके तहत जितने भी सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस और कार्बन एमिशन प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उन सब में यूएसए का नाम आपको टॉप में दिखेगा, डिस्पाइट यूएसए बीइंग डेवलप्ड एंड डिस्पाइट यूएसए बीइंग लेस इन पॉपुलेशन। आपको जो टॉप 3 है उनमें यूएसए, चाइना, इंडिया देखने को मिलेगा, लेकिन चाइना और इंडिया आर डेवलपिंग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन टू टेक केयर ऑफ, दैट इज वाई द कार्बन एमिशन आर मोर। लेकिन अगर आप देखोगे कि यूएसए का जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यूएसए का पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन एमिशन आता है 17 पर, वहीं इंडिया का आता है ओनली 4.3 और चाइना का आता है 8 पर। सो ये बताता है कि इंडिया का कार्बन एमिशन भले ही टॉप 3 में आता हो, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा कार्बन एमिशन बहुत कम है। दिस रिफ्लेक्ट्स दैट इंडिया इज फाइनली एक्टिंग, और इंडिया बहुत ज़्यादा अपने टारगेट्स को सीरियसली ले रही है। इंडिया के टारगेट्स क्या हैं? सबसे पहले तो इनकी बात हम करेंगे। साल 2070 का हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान से याद करना है। नेक्स्ट हमारा टारगेट है 2047 में न्यूक्लियर एनर्जी से हमारी कैपेसिटी फुलफिल कर लेना। नेक्स्ट हमारा टारगेट है 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हमें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एटलीस्ट 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ये सारे हमारे टारगेट्स हमें एग्जाम में हैंडी आएंगे एंड दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, कैन बी आस्क्ड in any of the NDA, CDS, AFCAT और UPSC led एग्जाम। इसी के साथ कोप 30 कहाँ हो रहा है? लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। कोप 30 कमेंस हो रहा है बेलेम, ब्राजील में। कोप 30 में हमने लीडरशिप देखी बेसिक, LMDC और ब्रिक्स देशों की, और इन सभी को लीड कर रहा है हमारा भारत। बेसिक का फुल फॉर्म जैसे हमने देखा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। LMDC का फुल फॉर्म है लाइक माइंडेड डेवलप्ड कंट्रीज। ये एक
ग्रुपिंग है सारे डेवलपिंग कंट्रीज का, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, ये ग्रुपिंग है सारे डेवलपिंग कंट्रीज का जिनका नंबर फ्लक्चुएट होता रहता है बिटवीन 23 to 33, समटाइम्स इट इवन गोज टू 40, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कंट्रीज आर इंटरेस्टेड। इनको भी भारत ही लीड कर रहा है। और ब्रिक्स, ब्रिक्स की तो आपको सदस्यता पता होगी, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Now it is extended to 5 more countries. So total membership are 10. So in the comment section you will tell me who are the 5 extended members of BRICS. और ऐसे ही short informative videos के लिए subscribe to us. Till then, जय हिंद, जय भारत and take care.